हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें डाइनिंग टेबल को दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं। वहाँ हमारा विंग और वांगजी भी बैठे हुए हैं, बट विंग और वांगजी तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे क्योंकि रूम में जो भी कुछ हुआ दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। वहीं हमारा सिंह चैन ये देखकर बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसके भाई को यानी कि वांग जी को इसने पहली बार शर्माते हुए देखा था। वो तो और भी ज़्यादा वांग जी को टीज करना चाहता था, बट वांग जी का कोल्ड नेचर देखकर वो ऐसा कर भी नहीं पाता, इसीलिए वो विंग को टीज करने लग गया। शाओ जी, आप इतने ज़्यादा शाय क्यों फील कर रहे हो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन 5 सालों में आप दोनों ने? ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा है। वहीं विंग शॉकिंगली शिंचैन को देखता है। शिंचैन उसे टीज कर रहा था। शिंचैन कहता है, ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कैसे भूल गया, शादी वाली रात तो इम्पोर्टेंट होती है ना। कल क्या गगन ने बहुत ज़्यादा प्यार किया आपको? ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। वहीं वांगजी जो अभी अभी पानी पी रहा था अचानक ही खांसने लग गया। सिंचन ये क्या बोल रहा है गधा कहीं का? ये सोचते हुए वांग जी उसे घूर रहा था। वही विंग उसने तो अपना सर ही नीचे कर लिया था। ये सिंचन कितना बेशरम है ना, कुछ भी बोलता है। ये सोचते हुए विंग सिंचन को कहता है, ऐसा कुछ नहीं है।" ये सुनकर सिंचन उसे और भी ज्यादा अपनी आंखों से टीज करने लग गया। विंग सिंचन की आंखों में नहीं देखता, वो फिर अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वहीं मैडम लैन घूर घूर के विंग को देख रही थी। उन्हें डिस्गस्ट महसूस हो रहा था। उसका बेटा कैसे इस अगली ओमेगा के झांसे में पड़ गया, ये सोचते हुए वो खाना भी ढंग से खा नहीं पा रही थी, बस विंग को घूर रही थी। वहीं विंग को मैडम यू और मतलब मैडम लैन और साथ ही हमारे सिंह चैन की आंखें परेशान करी थी। सिंह चैन उसे टीज कर रहा है और वहीं मैडम लैन उसे गुस्से में घूर रही है। विंग महसूस कर पा रहा था। वो चुपके से वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी भी विंग की नजरों को फील करते हैं और फिर वो भी उसकी तरफ देखता है, बट विंग कुछ भी नहीं कह पाता। बट शायद तक वांग जी ने उसकी बातों को समझ लिया था, इसीलिए वो अपनी मदर और शिंगचैन को कहता है, आप दोनों उसे घूरना बंद करोगे? ये सुनकर दोनों ही एक साथ वांग जी को देखते हैं। वांग जी सिंगचैन को कहता है, सिंगचैन तुम्हारा कॉलेज है ना, चुपचाप खाना खाओ और निकलो कॉलेज। और मदर आप प्लीज आप विंग को ऐसे घूरना बंद कीजिए। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वांग जी क्या मैं अब उसे देख भी नहीं सकती? वैसे भी तुम्हारी वाइफ कोई हूर की परी नहीं है जो मैं उसे देखती रहूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये अगली ओमेगा पसंद कैसे आ गया। छी, मेरा इसे देखकर मूड खराब ही हो जाता है। ये बोलकर मैडम लैन उठकर वहां से चले गई थी। वहीं विंग को बुरा फील होता है और उसने अपने आंखों को नीचे कर लिया था। वांग जी ये बात समझता है। उसे उसे फील हो रहा था यार कि विंग को कितना बुरा फील हो रहा होगा। वांग जी समझता है कि किसी का इंसल्ट करने में उन लोगों को कुछ फील नहीं होता, बट जिसका इंसल्ट हो रहा है उसे कितना बुरा फील होता है। वैसे विंग को भी बुरा फील हो रहा होगा, इसीलिए वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग जब फील करता है कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने आंखों से इशारा करता है कि तुम मदर की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, मदर अभी गुस्से में है इसीलिए ये सब कह रही है, बट मदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। ये सोच के वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग अपने आंखों से ही इशारे में हामी भरता है कि उसे बुरा फील नहीं हुआ और उसके लिए तो ये नॉर्मल ही है। ये सोचते हुए विंग अपना खाना खाने लग गया था। हाँ, विंग के लिए ये सब नॉर्मल है, उसे अगली बुलाना सब नॉर्मल ही है। उसके घर में भी तो उसे कितनी बुरी बुरी बातें बोली जाती थी, बट विंग को ये सब ठीक ही लगता था। कहीं कोई उसे मार तो नहीं रहा ना। बचपन में जब विंग खूबसूरत था तब उसे कितना मारा जाता था, बट जब विंग अगली हुआ तब उसे कोई मारता नहीं है, बस उसकी इंसल्ट करता है। और विंग के लिए इतना ही ठीक है क्योंकि मार से अच्छा है कि सुन लिया जाए। मार में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इससे भी ज्यादा दर्द। यही सोचते हुए विंग अपने सर नोट करता है और फिर वो खाना खाने लग गया था। बट खाना खाते टाइम विंग को अपनी पास्ट की बातें याद आ रही थी। विंग एक ऑर्फन था जिसे
मो फैमिली ने अडॉप्ट किया था। बट विंग की खूबसूरती से मो फैमिली का छोटा बेटा बहुत ज़्यादा जलता था, इसीलिए वो विंग के साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें करता था। और साथ में मैडम मो भी विंग को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो विंग को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करती थी, मारती थी, पीटती थी, जिससे विंग बहुत ज़्यादा रोता था। वो एक बच्चा था, फिर भी मैडम मो उसे मारती पीटती थी। साथ ही मैडम मो का बेटा जो विंग की एज का था, वो जब भी कोई गलती करता तो उसकी सजा विंग को ही मिलती और ताने में क्या मिलता कि तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम हमेशा ही अपनी खूबसूरती में सबको फंसाते हो। ये बात सुन सुनकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए विंग ने धीरे धीरे करके अपने आप को अगली बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे जैसे वो अगली बन भी रहा था, सब लोग विंग से दूर जा रहे थे। और ये सब देखकर मैडम मो को और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और इसी कारण उन्होंने विंग को मारना पीटना भी कम कर दिया। विंग को तसल्ली मिली कि उसके अगली होने से कम उसे मार तो नहीं पड़ता। ताने सुन लेगा विंग, बट मार बहुत ज़्यादा ही होता है। मार से विंग बहुत ज़्यादा डरने लग गया था, इसीलिए उसने अपने आप को, अपने बॉडी को ही पूरा चेंज करके रख दिया। वो सबके सामने अगली बन के जाता था। और उसका एक कारण और भी था। एक दिन विंग ने मैडम मो और उसके बेटे की बातें सुन ली थी। उसका बेटा जो किसी को पसंद करता था, वो हमारे विंग को पसंद करने लग गया था विंग की ब्यूटी के कारण। इसीलिए वो लड़का रोते हुए अपनी माँ को कहता है, माँ मैं विंग को मार दूंगा, उसने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। उसके आने के बाद से सब लोग उसे पसंद करते हैं, सब लोग। और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी विंग को पसंद करता है, मैं उसे मार दूंगा। ये बोलते हुए वो अपनी माँ को कह रहा था कि वो बस विंग को मारना चाहता है, वो विंग को मार देगा। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। उसकी मदर को भी विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो कहती, हाँ ज़रूर, मैं भी उसे मारना चाहती हूँ। उस लड़के को देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये सुनकर विंग डर गया था। उसे पहले पता नहीं था कि वो एक ऑर्फन है, बट उस दिन उसे पता चला था कि वो इस फैमिली का बेटा ही नहीं है। उसे तो बाहर से ऑर्फन से लेके आया गया है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था, और उसने डिसाइड कर लिया था कि इन लोगों को प्रॉब्लम है ना विंग की ब्यूटी से, तो वो इस ब्यूटी को ही नहीं रहने देगा। वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, बट कभी भी वो ऐसा कर नहीं पाता था, क्योंकि विंग को चोट से ही तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसीलिए जैसे जैसे विंग बड़ा हुआ तो उसे मूवी से पता चला था कि लोग मेकअप से भी अगली बनते हैं। तब से विंग ने अपने ऊपर मेकअप करना स्टार्ट किया, बट उस टाइम सिर्फ विंग ने अपने स्किन कलर को डार्क किया था। जैसे कि वो फेयर स्किन है ना, तो उसने बस अपने ऊपर कलर करके उसे थोड़ा सा डल कर दिया। जिसके बाद जब भी विंग और उसका भाई, यानी कि मैं उसका नाम बता ही देती हूँ, उसका नाम मोशानु था। वो दोनों जब भी बाहर निकलते थे तो लोग मोशानु की ज़्यादा तारीफें करते थे, क्योंकि वो फेयर था। और लोगों की थिंकिंग क्या रहती है, फेयर स्किन वाले ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं और ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। खूबसूरती तो उनके ग्लो से होती है, जो विंग के फेस में ज़्यादा थी। बट लोगों को विंग की कलर दिखती थी, उसके फेस का वो ग्लो नहीं दिखता था। विंग को भी इससे कोई आपत्ति नहीं था, क्योंकि जब भी मो की कोई तारीफें करता था तो मो को अच्छा लगता था, और विंग को मार कम पड़ती थी। जिससे विंग सीख गया कि दूसरों के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए उसे अगली दिखना ही पड़ेगा। इसीलिए वो हमेशा ही फिर अपने फेस में डल मेकअप करने लग गया, जिससे वो मोशानु के सामने थोड़ा सा कम दिखे और मोशानु अपने आप की बड़ाई कर सके। और ऐसा होता भी था, लोगों को मोशानु ज़्यादा पसंद आता था विंग के कंपैरिजन। बट कई लोग ऐसे भी थे जो विंग के ग्लो को देखते थे, वो विंग की तारीफें करते थे कि तुम डल हो फिर भी कितने ज़्यादा ग्लो करते हो, क्या खाते हो यार, हमें भी कुछ बता दो, हमें भी अपने फेस में चमक लानी है। विंग के फेस में चमक थी क्योंकि वो खुश रहता था। बट ये सब सुनकर मो को बड़े चिढ़ मचती थी कि वो खूबसूरत है फिर भी उसकी तारीफें कम होती है, बट विंग डल है
फिर उसकी तारीफें क्यों हो रही है, ये बात उसे पसंद नहीं आती थी। इसीलिए वो फिर से अपनी माँ को शिकायत करता है और फिर से विंग को पिटाई पड़ जाती है। उस दिन फिर से विंग ने डिसाइड किया कि वो और भी ज़्यादा अगली बनेगा। फिर क्या, वो अपने फेस में और भी गंदे मेकअप करने लग गया, जैसे कि पिंपल ला लिया उसने, चश्मे पहनने लग गया, जिससे वो और भी ज़्यादा गंदा दिखने लग गया। मोशानु को उसे देखकर तो घिन आती थी, क्योंकि सच में अब विंग बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लग गया था। और साथ में मोशानु हमेशा ही अपने फटे पुराने कपड़े ही विंग को देता था। उसे पसंद नहीं है, क्योंकि विंग अगर नया कपड़ा पहन भी लेता था ना, तो विंग डल होने के बावजूद मो को टक्कर देता था, और ये बात मो को पसंद नहीं है। वो विंग को अपने नीचे रखना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा विंग को परेशान करता रहता था। विंग ने अपने फेस को बहुत ज़्यादा गंदा बना लिया, और साथ में वो लोगों से दूरी भी बना रहा था। फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया। विंग का सिर्फ एक ही दोस्त था, और वो था नीहू सेन। बट नीहू सेन भी वहाँ नहीं रहता था। असल में बचपन में विंग और नीहू सेन दोस्त थे। फिर नीहू सेन की फैमिली ट्रांसफ़र होती है, मतलब कि दूसरी जगह जाती है, तो नीहू सेन को भी जाना पड़ता है। बट विंग और नीहू सेन ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया था। उसके बाद वो लोग बातें भी करते थे। अभी अभी भी हमारा नीहू सेन और विंग बातें करते हैं। नीहू सेन को विंग की लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, और ये भी पता है कि विंग का सपना है एक एक्टर बनना, बट उसने अपने फेस को अगली बना दिया है। वो हमेशा ही विंग को कहता था कि तुम अगली नहीं हो तो तुम अपने फेस को दिखाओ तो सही। वो लोग जलते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। बट देख लेना, तुम एक बार एक्टर बन गए ना, तो लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ये सुनकर विंग हमेशा कहता था, बट उसके लिए भी उसे पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें तो पता है ना, एक्टर ऐसे ही नहीं बन जाया जाता। ये सुनकर नी हुसैन उसे समझाता है कि विंग, तुम्हारे अंदर टैलेंट है जो सबसे बड़ी है। एक बार तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी खूबसूरती वो देखेंगे ना, तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, कोई तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिला दिया था, और उसके बाद जो सपना उसने देखना बंद कर दिया था एक एक्टर बनने का, वो फिर से वो सपना देखने लग गया। और उसके बाद एक दिन जब ऑडिशन स्टार्ट हुआ ऐसे ही नाटक का, तब हमारा विंग वहाँ जाना चाहता था। बट उस टाइम मो ने, मतलब कि मो शानू और उसकी माँ ने विंग का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, ये कहकर कि तुम जैसा अगली ओमेगा को कौन वहाँ पसंद करेगा, तुम्हें तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जाने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी वो लाइव ऑडिशन चल रहा है, तो तुम जाकर हमारी फैमिली का बदनामी मत करना। ये सुनकर विंग को बुरा फील हुआ था, बट फिर भी वो वहाँ गया था। बट वही हुआ जो मो फैमिली ने बोला था, विंग की इंसल्ट होगी और साथ साथ उसकी फैमिली की। ऐसा ही हुआ था। बट मैडम, मतलब मो ने पहले ही विंग को समझा रखा था कि अगर तुम्हारी इंसल्ट हुई तो उसमें हमारी फैमिली की नाम नहीं आना चाहिए, अगर आया ना तो मैं तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगी। और विंग डर गया था, इसीलिए उसने उस टाइम मो फैमिली का नाम नहीं लिया, और सबके सामने ये कह दिया कि वो एक ऑर्फन है। बट फिर भी उसे इंसल्ट करके वहां से भेज दिया गया था। घर में आने के बाद मो शानू विंग की बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट करते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम जैसे अगली को कौन अपने फिल्म में रखेगा, तो तुम ये सब सपना देखना बंद कर दो, और तुम्हें खुशखबरी देनी है मदर, मुझे वहाँ सेकंड मैन लीड के लिए चूज कर लिया गया है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वहीं मैडम वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि उसका बेटा जो सिर्फ अभी 19 साल का है, उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उसे एक ड्रामा में सेकंड मेन लीड मिल गया है। वहीं विंग शॉक हो गया था, क्या इसे मिल गया तो उसमें क्या बुराई है यार, उसने भी तो अच्छा खासा एक्टिंग करना चाहा था। बट उन लोगों ने विंग का फेस देखकर ही उसे मना कर दिया था, विंग को एक्टिंग करने का मौका भी नहीं दिया। बट ये जो इसे अच्छा एक्टिंग भी नहीं आता, उसे इन लोगों ने सेकंड मेन लीड का। हाँ, छी, ये सच में विंग इतना ज़्यादा शॉक हुआ था ना कि वो क्या बताए। वहीं हमारा मोशानु, वो तो खुशी खुशी अपने रूम में जाता है, पर तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है। वहाँ उसी नाटक का जो जिसमें वो सेकंड मीन लीड बना है,
उसी नाटक का डायरेक्टर उसे कॉल कर रहा था। मोशानु मुंह बनाते हुए कॉल पिक करता है। तभी वो डायरेक्टर मोशानु को कहता है, बेबी आज तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया, तो बोलो मैंने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। ये सुनकर मोशानु अपने बालों को ठीक करते हुए थोड़े से सेड्यूस आवाज़ में कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी चांस देने के लिए। आपको पता भी नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये सुनकर वो डायरेक्टर कहता है, तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें ऐसे ही खुश करता रहूँगा। ये सुनकर मोशानु अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, जी ज़रूर। ये सुनकर वो डायरेक्टर कहता है, तो तुम्हें इस नाटक में काम करना है ना, तो चलो आ जाओ मुझे खुश करने। ये बोलते हुए वो एक एड्रेस बताता है और मोशानु भी वहाँ चला जाता है। हाँ, मोशानु ने उस ड्रामा में काम करने के लिए अपनी बॉडी को सेल कर दिया है उस डायरेक्टर को, और उस डायरेक्टर ने भी मोशानु को वादा दिया है कि जब तक मोशानु उसे खुश करेगा डायरेक्टर उसे ऐसा ही काम देते रहेंगे। उसके बाद टाइम बीता। मोशानु ने भले ही अच्छा एक्टिंग ना किया हो, फिर भी उस डायरेक्टर के बल पे उसने वो पूरा नाटक कंप्लीट किया और साथ ही लोगों को शायद तक उसका नाटक पसंद भी आया, क्योंकि वो खूबसूरत था और खूबसूरत चीज़ को तो सब पसंद करते हैं ना, तो उसे भी पसंद कर लिया गया और वो फेमस कैटेगरी के एक्टर में शामिल हो गया था। बट फेमस एक्टर होने में और काम मिलने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इसीलिए उसे अगला नाटक मिलने में टाइम लग रहा था। तो मोशानु ने फिर से एक ट्रिक किया, क्यों ना वो फिर से अपनी बॉडी सेल करे। यही सोचकर वो फिर से एक डायरेक्टर के पास गया, बट उस डायरेक्टर को देखते ही वो शॉक हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा इंसान था और वो बहुत ज़्यादा गंदा भी दिख रहा था, जिसे देखकर मोशानु वहाँ से भागना चाहता था। बट मोशानु को ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि अगर वो इस नाटक में काम करता है, वो भी सेकंड फीमेल लीड या फिर फर्स्ट फीमेल लीड ही क्यों ना हो, अगर वो ये नाटक करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का मौका मिलेगा और वो अभी जो सी लिस्ट कैटेगरी के एक्टर में आता है, कहीं ना कहीं वो बढ़कर बी लिस्ट में आ जाएगा। इसीलिए वो उस इंसान मतलब कि उस डायरेक्टर के साथ सोने को मान गया था। बट जब उसकी मदर को ये पता चला तो उसने मोशानु को बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया और कहा कि तुम पागल हो गए हो। पिछली बार वो डायरेक्टर हैंडसम था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब करने दिया था, बट ये छी कितना ज़्यादा गंदा है कि तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे इंसान के साथ, हाँ, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर मोशानु उसे समझाता है कि मदर ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर मैंने इसके साथ वो सब कर लिया ना, इसे खुश कर दिया, तो ये मेरी लाइफ बदल के रख देगा। ये सुनकर उसकी मदर बार बार मना कर रही थी, बट फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से विंग गुजर रहा था। विंग को देखते ही उन्हें कुछ गंदा आइडिया आता है और फिर वो मोशानु को देखते हुए कहती है, तुम नहीं बट कोई और उसे खुश करेगा। मोशानु कंफ्यूज वो अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर कहती है, उन्हें सिर्फ सोरे से मतलब है ना, कैसा भी फेस हो। ये सुनकर मोशानु कहता है, हाँ, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी बॉडी की नीड पूरी करनी है। ये सुनकर मैडम मो को एक इविल सा प्लान सोचता है और फिर वो विंग को नशे की दवा देकर उसी होटल में भेज देती है, उसी डायरेक्टर के पास। और वो डायरेक्टर भी नशे में था, तो वो विंग के साथ गलत हरकतें करने का ट्राई करता है और विंग वो भले ही चुप रहता है, बट वो अपने ऊपर कोई आँच आए ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए वो नशे में होने के बावजूद भी अपना पूरा हिम्मत जुटाता है और उस डायरेक्टर के सर पे कुछ चीज़ से वार कर देता है, जिससे वो डायरेक्टर वहीं पर नीचे गिर पड़ा और विंग वहाँ से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया था और उसे पता चल गया कि ये सब करने वाला और कोई नहीं, मैडम मो और मोशानु है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। पहले वो लोग उसे मारते थे, विंग सहन कर लेता था, क्योंकि विंग छोटा था, उसके पास रहने खाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बट अब विंग बड़ा हो चुका है और अब
वो वहाँ रहकर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए वो अगले दिन ही मैडम मो और साथ ही मो शानू से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लड़ाई करता है और मो शानू और उसकी मदर विंग का बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। वो कहती है कि तुम कर क्या लोगे, तुम हो क्या, हाँ कुछ भी नहीं हो, और तुम्हारा फेस कितना गंदा दिखता है, तुम्हें कोई काम नहीं देगा। तुम्हें उस डायरेक्टर के साथ सोने का मौका मिल रहा था, वो बहुत बड़ी बात है। वो डायरेक्टर चाइना का सबसे बड़ा डायरेक्टर में से एक माना जाता है और तुमने उसे नाराज किया। ये सुनकर मो शानू कहता है, मदर इसने सिर्फ उसे नाराज नहीं किया है, इसने उसके सर पे हमला किया है। वो पागल हो चुका है। वो मुझे इस कंपनी से बैन करना चाहता है, इस इंडस्ट्री से बैन करना चाहता है। मदर मैं अब क्या करूं, वो मेरी लाइफ खराब कर देगा। ये सुनकर मैडम मो को भी बहुत गुस्सा आता है। विंग के कारण उसके बेटे की लाइफ बर्बाद होने वाली है। ये सुनकर तो वो विंग को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लग गई थी। बट इस बार विंग ने अपने आप का स्टैंड लिया और उसने मैडम मो को पकड़ लिया था। वो कहता है, मैं आपके कठपुतली नहीं हूँ, जो आप जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा। और आपको अगर ऐसा करवाना ही था तो अपने बेटे से करवाते। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये बोलकर वो मैडम मो को घूर रहा था। मैडम मो को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि हम एक तो तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उसके बाद भी तुम हमें आंखें दिखा रहे हो। तुम्हें तो मैं एक मिनट भी अपने घर में सहन नहीं कर सकती। ये सुनकर विंग कहता है, तो मत करो, मुझे भी इस जगह पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस नर्क से बाहर चला जाऊँ। ये सुनकर मैडम वो कहती है, तो चले जाओ ना, क्या देख रहे हो, हमें भी कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, चला जाऊँगा, बट एक बार आप मेरा अडॉप्शन पेपर कैंसिल करवा दीजिए, मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर मैडम वो कहती है, हाँ ऐसा होता तो मैं कब का तुम्हें बाहर फेंक आती, बट तुम्हें तो हम लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं किया था। इसके फादर ने तुम्हें कहीं से उठा लाया था, जिसे हम लोगों ने 19 साल तक पाला है। अगर तुम्हें जाना ही है ना तो अभी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई नाता नहीं है, ना ही अडॉप्शन के नाम पे और ना ही ब्लड के नाम पे। ये सुनकर विंग शॉक हुआ था, बट वो अचानक से खुश भी हो गया, क्योंकि पहले उसे लगा था कि वो मो फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है तो लीगली वो इस फैमिली का है। बट ऐसा तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो यहाँ का अडॉप्टेड बेटा भी नहीं है। ये सोचकर विंग को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। वो कहता है, थैंक गॉड, थैंक यू, आपने मुझे इस फैमिली का किसी भी तरीके से मेंबर नहीं बनाया। ये बोलकर वो मैडम मो को देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच, इतने सालों तक मेरा देखभाल करने के लिए और साथ ही मेरी लाइफ को हेल करने के लिए। बट अब मैं इस हेल से बाहर जा रहा हूँ। आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बोलकर वो मैडम मो के सामने ग्रीट करता है और फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। मैडम मो तो चिल्ला कर कहती है, जाओ जाओ, हमें कोई भी तुम्हारा फिक्र नहीं है, तुम मरो जियो कुछ भी करो, आज के बाद से हमारी फैमिली और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलते हुए वो विंग को चिल्ला रही थी। वो कहती है कि आज से मैं सबको बोलूंगी कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। ये सुनकर विंग कहता है, आपने कभी बोला ही नहीं कि आपके दो बेटे हैं। शायद ही किसी को पता होगा कि मैं यहाँ पर एक एक फैमिली मेंबर के हिसाब से रहता था। सबको पता है कि मैं यहाँ का एक सिर्फ नौकर था। ये बोलकर विंग वहां से निकल जाता है। मैडम को बहुत गुस्सा आता है, विंग ने उसकी इंसल्ट की। वो विंग को चिल्ला रही थी। वहीं विंग के जाने के बाद मो अपनी मदर को देखते हुए कहता है, मदर अब मैं क्या करूं, वो डायरेक्टर तो मुझे मार ही देगा, वो पूरी पूरी मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, अब मैं क्या करूं। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, कुछ भी करो, बट तुम्हें ये ये जगह मिलनी चाहिए। उसने तुम्हें पहले बोला था ना कि तुम्हारे साथ वो रात बिताना चाहता है, जाओ जो करना है करो, बट अब तुम एक बड़े एक्टर बनो। ये सुनकर मो कहता है, बट मदर वो कितना गंदा दिखता है, मैं उसके साथ नहीं करना चाहता ये सब। ये सुनकर मैडम मो कहती है, बट पहले कर रहे थे ना, अब चुपचाप करो, क्योंकि अब तुमने ये नहीं किया ना
तो वो तुम्हारी लाइफ के साथ साथ हमारी लाइफ भी बर्बाद कर देगा। ये बोलकर वो मो को देखती है। मो शाय करता है और फिर वो वैसा ही करता है जैसा उसे सही लगा। उसने सच में वो किया। उसने सच में उस अगली से डायरेक्टर के साथ संबंध बनाया और उसके बाद तो सच बोलूं तो उसकी लाइफ पूरी बदल के रख दी। उस दिन के बाद से मो शानू कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं, हाई क्लास एक्टर के नाम पे जाना जाने लग गया। उसका खुद का पीआर भी बन चुका था, यानी कि खुद का पूरा मतलब उसका सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके थे। उसका खुद का असिस्टेंट आ चुका था, उसका खुद का मैनेजर आ चुका था, मेकअप आर्टिस्ट आ चुका था। मतलब उसका पूरा मतलब वैनिटी ही बन चुका था। और मो शानू धीरे धीरे करके एक बड़ा एक्टर कहलाने लग गया, और सिर्फ उस डायरेक्टर के करवाने पे, कि वो डायरेक्टर हमेशा ही मो शानू की हेल्प करता था और मो शानू उसकी बैट पे। उसके बाद तो मो शानू कभी रुका ही नहीं। मो शानू धीरे धीरे करके बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ, कई सारे हीरो के साथ, मतलब एक्टर्स के साथ, कई सारे फेमस हस्तियों के साथ ऐसे ही रिलेशन बनाता और उसके बाद उसे बेनिफिट मिलता था। वहीं विंग, वो तो अब रहने की जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि वो ताव में तो निकल आया कि वो हाँ रह लेगा, कहीं भी रह लेगा। बट सच में उसे रहने की जगह कहाँ मिलेगी, क्योंकि उसने कोई भी प्लानिंग नहीं किया था बाहर निकलने का। बट फिर भी वो कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद उसे एक छोटा सा फ्लैट मिल जाता है। उस फ्लैट में विंग रहने लग गया था। बट उसे रहने के लिए काम करना पड़ेगा। और काम उसे क्या करना पड़ेगा, विंग यही सोच रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना उसे अपने ही मतलब ड्रीम के ऊपर काम करना चाहिए, उसे एक्टर बनना चाहिए। इसीलिए विंग ने अपना पूरा कलर उतार दिया, मतलब कि वो जैसा दिखता है खूबसूरत विंग, वैसा ही बन के एक फिल्म के ऑडिशन में गया, मतलब कि ड्रामा के ऑडिशन में गया। विंग वहां जब गया ना, तो सारे लोग विंग की खूबसूरती देखकर एक बार तो मंत्र मुग्ध हो गए थे। वहीं वो डायरेक्टर जब उसने विंग को देखा, तो वो तो विंग की खूबसूरती में खो सा गया था। उसने विंग का ऑडिशन नहीं लिया, वो अकेले में विंग को बुलाता है और फिर वो विंग को कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा। बट एक बार ये बोलते हुए वो विंग के थाइस पे हाथ फिराने लग गया। वो कहता है बस एक बार मेरे साथ रात बिता लो। ये बोलते हुए वो विंग को डर्टीली देख रहा था और छू रहा था। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो कहता है तुम जैसे डर्टी इंसानों के कारण ही हम ओमेगा सेफ नहीं है। ये सुनकर वो डायरेक्टर बहुत सा गुस्सा हो गया और उसने विंग को धमकी देते हुए कहा, तो जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे थप्पड़ मारा ना, तो आज के बाद से तुम्हारी लाइफ मैंने हेल नहीं कर दी ना, तो मैं भी इस चाइना का फेमस डायरेक्टर नहीं। ये बोलकर वो विंग को धमकी देता है। विंग भी वहां से ताव में निकल गया था। बट उसके बाद से जब भी विंग कहीं जाता ऑडिशन को, सारे लोग विंग को डर्टीली देखते थे और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करती थी। उसके बाद तो विंग इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि उसने कहीं जाना ही बंद कर दिया था। बट उसे काम की भी ज़रूरत थी, इसीलिए वो छोटे मोटे कैफ़े में काम किया करता था। बट जब हमारे विंग के दोस्त को ये बात पता चली, तो उसने विंग को अपने पास बुला लिया था। विंग जाना नहीं चाहता था, बट न्यू सैन विंग को अपना सच्चा दोस्त मानता था। इसीलिए उसने जबरदस्ती विंग को अपने पास रखा और फिर उसने बोला कि विंग तुम परेशान मत हो, सारे डायरेक्टर एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं कमीने बट सारे नहीं होते। ये बोलकर वो विंग को थोड़ा सा मतलब तसल्ली देता है। उसके बाद कुछ महीने तो लगते हैं विंग को संभलने में। जैसे विंग संभलता है तो फिर से वो काम ढूंढने लग गया। बट इस बार वो खूबसूरत बन के नहीं जाता था, वो थोड़ा सा मतलब अपने फेस को डल करके जाता था, ताकि कोई उसकी खूबसूरती को देखकर उसके साथ फिर से ऐसी हरकतें ना करने लग जाए। इसीलिए विंग फिर से अपना फेस अगली बनाकर ऑडिशन पे जाता था, बट उसे काम नहीं मिला। ऐसे करते करते टाइम बीता। फिर एक दिन न्यूज़ सैन ने ही विंग को बताया कि फेमस डायरेक्टर शुयांग वो अपने किसी काम के लिए एक अगली ओमेगा को ढूंढ रहा है। विंग जब ये सुना ना कि एक अगली ओमेगा को ढूंढ रहा है, तो विंग पहले तो कंफ्यूज हो गया कि क्यों, ऐसा क्या काम है। बट फिर विंग को काम की ज़रूरत थी और साथ में उसने शुयांग के बारे में सुना भी था कि शुयांग सिर्फ चाइना का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डायरेक्टर में से एक माना जाता है। तो विंग वहाँ गया
और उसके बाद जो आपने देखा था पहले वो सभी हुआ। अभी विंग ये सब बातें सोच रहा था, बट विंग की सोच को डिस्टर्ब करते हुए लैन कुरैन की आवाज आती है, वुशियान तो तुम्हारी फैमिली का क्या। ये सुनकर विंग जो अभी सोच में था वो सामने देखता है। फैमिली की बात सुनकर वांगजी कहता है, फादर विंग ऑर्फन है, आपको मैंने बताया था ना। ये सुनकर लैन कुरैन वांगजी को घूरते हैं और कहते हैं, मैंने विंग से पूछा है